हमारी बॉडी के अंदर 4 फ्लूइड मिलते हैं, ठीक है। ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फ्लेम। अगर कोई इंडिविजुअल हेल्दी होगा तो अगर हेल्दी है तो फ्रेश फील करेगा, उसकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है, ज्यादा अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाएगा और ऑब्वियसली फिर लॉन्गेटिविटी भी ज्यादा होगी। मेल और फीमेल गैमेटोसाइट किसके अंदर कन्वर्ट होंगे? गैमीट के अंदर कन्वर्ट होंगे। यहीं पर इनका क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन होगा। टोबैको स्मोक कॉज करता है लंग कैंसर, कैडमियम ऑक्साइड कॉज करता है बेटा प्रोस्टेट कैंसर, या फिर बेटा ऑन्कोजेनिक जो वायरस है। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। दिस इज नैंसी देला एंड टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो एनसीईआरटी माइंड मैप सीरीज के अंदर बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और इस चैप्टर को 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे पहला जो पोर्शन है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिजीज के बारे में, कॉमन डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एड्स, मलेरिया और कैंसर को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सेकंड पोर्शन आता है वो आता है इम्यूनिटी, यानी कि इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। और जो थर्ड जो पोर्शन है वो है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और लेक्चर के अंदर बेटा सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ डिजीज हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर और मलेरिया को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले और बात करते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस की, ठीक है। तो जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ये किसने दी थी बेटा? अकॉर्डिंग टू अर्ली ग्रीक थिंकर्स लाइक हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के अंदर 4 फ्लूइड मिलते हैं, ठीक है। ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फ्लेम। और यही चारों के चारों जो फ्लूइड हैं ये डिटरमाइन करते हैं किसी भी पर्सन की हेल्थ को, ठीक है। अगर ये सारे के सारे जो फ्लूइड है बैलेंस अमाउंट के अंदर हो तो हम बोलेंगे कि एक इंडिविजुअल है वो क्या है? हेल्दी है। ऑलराइट, तो ह्यूमर यहां पर रिप्रेजेंट करता है किसको? फ्लूइड को। ऑलराइट, तो देखो यहां पर साइंटिस्ट ने बोला अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर ब्लैक बाइल की अगर अमाउंट ज्यादा है तो ऐसे इंडिविजुअल के अंदर बेटा टेम्परेचर का जो अमाउंट है वो ज्यादा मिलेगा एंड दे वुड हैव फीवर्स। ऑलराइट, लेकिन इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे साइंटिस्ट है बेटा, इन्होंने इसको डिसअप्रूव किया गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। ऑलराइट, और इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि जिन इंडिविजुअल के अंदर ब्लैक बाइल की अगर अमाउंट ज्यादा है तो उनको मतलब फीवर होगा, ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया और विलियम हार्वे वही साइंटिस्ट है बेटा जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को भी क्या किया है? डिस्कवर किया है। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें कि एक इंडिविजुअल हेल्दी है, ठीक है, तो उसका मतलब किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल है ये हेल्दी है? तो किस तरीके से बोलेंगे? ऐसा नहीं कि उसने डोले शोले बनाए हैं, ठीक है, और 6 पैक्स ऐप बना लिए, डोले शोले बना लिए तो वो हेल्दी है और बाहर जाके सोसाइटी में वो गुंडागर्दी कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे इंडिविजुअल को हम हेल्दी नहीं बोलेंगे। सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, हम सोशल, मेंटल एंड बिहेवियरल सारे के सारे एस्पेक्ट को देखेंगे, तभी हम बोलेंगे कि इंडिविजुअल क्या है? हेल्दी है। और हेल्थ को बेटा इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स है, ठीक है, यानी कि जेनेटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लाइफस्टाइल जो आज के टाइम पे बेटा जो मेजर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, वो क्या है? लाइफस्टाइल। मतलब हर एक इंडिविजुअल को टाइम पर सोना चाहिए, टाइम पर उठना चाहिए, कम से कम 35 to 40 मिनट्स तो बेटा अपने लिए निकालनी है। नो मैटर आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आपका प्रोफेशन है, ठीक है, अभी तो आप स्टूडेंट हो, ठीक है, ये हमारे लिए भी एप्लीकेबल है बेटा। ये कम से कम भी 35 to 40 मिनट एटलीस्ट डेली एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो जो हेल्थ को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होंगे? एनवायरमेंट भी हो सकता है, जेनेटिकल फैक्टर भी हो सकता है, कोई पैथोजन भी डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है। अब अगर कोई इंडिविजुअल हेल्दी होगा तो अगर हेल्दी है तो वो फ्रेश फील करेगा, उसकी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है, ज्यादा अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाएगा और ऑब्वियसली फिर लॉन्गेटिविटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस स्लाइड के ऊपर बेटा हेल्थ के बारे में हमने पूरी की पूरी कहानी डिस्कस की गई है। अब हम बात करते हैं डिजीज की, ठीक है। तो डिजीज का मतलब क्या है? मतलब डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे? डिजीज बोलेंगे। इट इज अ स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम इज एडवर्सली अफेक्टेड, कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरियस साइन एंड सिम्टम्स। ऑलराइट,
अब जो डिजीज की एक बार हम टाइप देखेंगे और आपके पोर्शन के अंदर मतलब आपके जो एनसीईआरटी के अंदर बेटा सबसे पहले जो पोर्शन एक्सप्लेन किया गया है वो क्या है, डिजीज है। ठीक है, तो देखो डिजीज को कॉज करने वाले बहुत सारे पैथोजन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी डिजीज होती हैं वो जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऐसे भी डिजीज होते हैं जो लाइफ टाइम में एक्वायर की जाती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे डिजीज है जो बेटा बाय बर्थ जो प्रेजेंट होती है, ऐसी डिजीज को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो गया हीमोफीलिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, हीमोफीलिया। कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स भी है। और अगर मैं बात करूं एक्वायर्ड डिजीज कौन सी है बेटा, एक्वायर्ड का मतलब है, नाम ही बता रहा है कि ऐसे डिजीज जो एक्वायर की गई है लाइफ टाइम के अंदर। ऑलराइट, अब जो एक्वायर्ड डिजीज को बेटा फर्दर डिवाइड किया गया है किसके अंदर, कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिजीज को बेटा इन्फेक्शियस डिजीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्फेक्शियस डिजीज भी बोला जाता है। और कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है बेटा ये वो डिजीज है दैट आर कॉज्ड बाय पैथोजन। ठीक है, ये वो डिजीज है जो कि कॉज की गई है, मतलब दे आर कॉज्ड बाय पैथोजन। ठीक है, अब वो पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो पैथोजन वायरस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। दूसरी अगर डिजीज में बात करूं बेटा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का दूसरा नाम क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी हम बोलते हैं। देखो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब दिस डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजन। ठीक है, पैथोजन कॉज करता है इस डिजीज को, और ये इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन ट्रांसमिट हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की, तो बेटा इसका मतलब है ये जो डिजीज है ये इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन नहीं ट्रांसमिट होती। ठीक है, इसके अंदर बेटा हम कैंसर के बारे में बात करेंगे, एलर्जी, डेफिशिएंसी डिजीज जैसे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो गई, एंड डिजनरेटिव डिसऑर्डर मतलब किसी इंडिविजुअल की अगर किडनी काम नहीं कर रही है या फिर लीवर काम नहीं कर रहा है। तो ये था बेटा क्या कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज की डिफरेंट टाइप्स के बारे में। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। आपके सामने एक ब्यूटीफुल सा चार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर बेटा बैक्टीरियल डिजीज दी गई है, वायरल डिजीज दी गई है, प्रोटोजोवन डिजीज दी गई है, हेलमिंथिक डिजीज दी गई है और फंगल डिजीज दी गई है। ठीक है, डिजीज के अंदर बेटा हम 3 डिजीज बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर करेंगे। सबसे पहला मलेरिया, कैंसर एंड एड्स, ये 3 डिजीज है जो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। बाकी डिजीज का बेटा आपको ऐसे तो बेटा डिजीज ना, एक डिजीज के बारे में आप कितनी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कितनी भी डिटेल में आप जा सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे मतलब जिससे कि आपका काम बन जाए। ठीक है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन ठीक हो जाए। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो नॉर्मल जो कॉमन डिजीज है उसके बारे में आपको क्या जानना है, एक तो आपको जानना है कि ये किस पैथोजन से हो सकते हैं, उसका नाम जानना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जानना है और सिम्टम, ये 3 चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हम टेबल्स के फॉर्म में सारी की सारी डिजीज करेंगे तो 3 चीज तो बेटा आपको जाननी ही जाननी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल डिजीज तो कौन कौन सी है, टाइफॉइड, निमोनिया, डायसेंट्री, प्लेग एंड डिप्थीरिया, ये है बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, वायरल डिजीज कॉमन कोल्ड एंड एड्स। ठीक है, डेंगू, चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, ये है वायरल डिजीज। प्रोटोजोन डिजीज अमीबियासिस है, मलेरिया है। ऑलराइट, और हेलमिंथिक डिजीज के अंदर एस्कैरियोसिस, फिलारियोसिस, और जो फंगल जो डिजीज है बेटा दैट इज रिंगवॉर्म, दैट इज रिंगवॉर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस पैथोजन से कौन सी डिजीज कॉज होती है। ऑलराइट, अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक पर, और जो टॉपिक क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कॉजेटिव एजेंट क्या है और सिम्टम्स क्या है। ठीक है, तो इस टेबल के अंदर बेटा हम बात करेंगे
मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे, प्रॉपर टेबल है बेटा आपके सामने। तो जैसे पहला है एयर ड्रॉपलेट से, ठीक है, एयर ड्रॉपलेट, एयर एरोसोल, ऑब्जेक्ट बोर्न या फिर किसी का हमने पेन वगैरह हमने यूज कर लिया, ठीक है। तो कौन कौन से डिजीज ट्रांसमिट होती है? बैक्टीरिया के अंदर बेटा निमोनिया और जो डिप्थीरिया, ठीक है, ये दो डिजीज है जो एयर ड्रॉपलेट से ट्रांसफर होती है। और अगर मैं बात करूं वायरल के अंदर बेटा कॉमन कोल्ड आएगा, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है बेटा ये कंप्लीटली अब इरेडिकेट हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर एयर ड्रॉपलेट की बात करूं तो एयर ड्रॉपलेट के थ्रू कौन कौन सी डिजीज फैलती है? एक तो निमोनिया, डिप्थीरिया। निमोनिया बेटा वायरल डिजीज नहीं है, कॉमन कोल्ड से आप कंफ्यूज मत होना। निमोनिया बेटा इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, लेकिन कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। तो वायरस एंड स्मॉल पॉक्स ऐसे डिजीज है जो ये ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होती है। क्लियर बात? चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में बेटा टेटनस फैलती है और दूसरा स्मॉल पॉक्स, ठीक है। कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी फैलती है? टाइफॉइड एंड डाइसेंट्री, ठीक है। और वायरल के अंदर बेटा पोलियो, ठीक है, वायरल के अंदर बेटा पोलियो, अमीबियासिस यानी कि प्रोटोजोन डिजीज बेटा अमीबियासिस, एंड हेलमिंथिक डिजीज एस्कैरियोसिस, ठीक है। तो ये कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो आपके सामने चार्ट बन गया है कि भाई टाइफॉइड, डिसेंट्री, पोलियो, अमीबियासिस एंड एस्कैरियोसिस, इन सारी डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर है, ठीक है। इंसेक्ट वेक्टर और वेक्टरबोर्न डिजीज कौन कौन सी है? प्लेग, ठीक है, प्लेग एक बैक्टीरियल डिजीज है बेटा, नाम दिया गया है, ठीक है, प्लेग का सिर्फ नाम दिया गया है, बैक्टीरियल डिजीज है ये। चिकनगुनिया, डेंगू ये वायरल डिजीज है। मलेरिया, ठीक है, मलेरिया एंड फिलेरियासिस, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन आपका ये है कि आपको इनका वेक्टर बताना है, ठीक है। इसका क्या बताना है बेटा? वेक्टर बताना है। मलेरिया का वेक्टर तो हम डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। और प्लेग का आपको वेक्टर बताना है, ठीक है। वेक्टर का नाम आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है, एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में कौन कौन सी फैलती है बेटा? जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। सिफिलिस क्या है बेटा? बैक्टीरियल डिजीज है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय एचआईवी, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से फैलती है। ट्राइकोमोनियासिस, ये ऐसे डिजीज है बेटा जो बॉडी फ्लूइड से फैलते। तो आपके सामने जो चार्ट है ना बेटा, ये डिजीज के बारे में कवर कर लेता है। टॉपिक क्या रहेगा बेटा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मैंने 3 चीज बताई, आपको क्या क्या ध्यान रखना है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉजेटिव एजेंट और साथ साथ सिम्टम्स, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वेक्टर, द ट्रांसमिट डिजीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ठीक है। मलेरिया के अंदर बेटा हम किस तरीके से, मतलब फीमेल एनाफिलिस ही ट्रांसमिट करती है डिजीज को, हम डिटेल के अंदर देखेंगे, ठीक है। एडिस द मॉस्किटो, एडिस द मॉस्किटो द वेक्टर ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया व्हाइल फीमेल एनाफिलिस स्प्रेड्स द मलेरिया, ठीक है। यहां पर तो क्लियर हो गया, आपको वेक्टर यहां पे लिखा हुआ है। आपको प्लेग का वेक्टर मुझे बताना है, ठीक है, प्लेग का वेक्टर मुझे बताना है, प्लेग का वेक्टर मुझे बता देना है, ये तो क्लियर हो गया यहीं पर, ठीक है। चिकनगुनिया और डेंगू का क्या है बेटा? फीमेल एडिस मस्किटो, एंड जो मलेरिया का बेटा क्या रहेगा बेटा? मलेरिया का क्या है? फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। और फिलेरियसिस का क्या है बेटा? क्यूलेक्स, ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स, ठीक है, क्यूलेक्स। ऑलराइट, आपको बताना है किसका? प्लेग का आपको बताना है। तो ये जो डिजीज है बेटा, ये आपके यहाँ पे, ये जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक डिजीज के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, एक एक डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा? एक तो हम ये देखेंगे कि कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है, और हम कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। देखो, जैसे कि हेडेक हो गया और मसल क्रैम्प हो गया, ठीक है, नोजिया हो गया, ये तो ऐसे कॉमन सिम्टम्स है। लेकिन एक डिजीज का जैसे कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि इंटेस्टाइन परफोरेशन, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर सीवियर कंडीशन के अंदर परफोरेशन आ जाना, सीवियर जब कंडीशन है तो जो नेल है बेटा और लिप्स का ब्लू पड़ जाना, तो ये जो अलग से जो सिम्टम्स है ना, ये आपको ध्यान में रखने की, ये जो सिम्टम है कौन से डिजीज के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइफॉइड की, तो टाइफॉइड का पैथोजन क्या रहेगा बेटा? साल्मोनेला टाइफी, एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन and other organs by migrating through blood,
स्मॉल इंटेस्टाइन मेजरली इफेक्ट होती है टाइफाइड से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सस्टेन्ड फीवर रहता है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, स्टमक पेन, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक और लॉस ऑफ एपेटाइट स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, तो जैसे कि भूख नहीं लगती, ठीक है, स्टमक पेन होता है, वीकनेस आती है। लेकिन सीवियर कंडीशन के अंदर बेटा जैसे कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ में अकर, और जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि सस्टेन्ड फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस और सीवियर कंडीशन में इंटेस्टाइनल परफोरेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर इफेक्ट कर रहा है तो स्टमक पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, हेडेक, ये कॉमन सिम्टम्स है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसका जो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है बेटा वो होगा विडाल टेस्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि बेटा जो टाइफॉइड है बेटा इसका जो कैरियर है वो कौन थी, मैरी मेलन, ठीक है। मैरी मेलन बेटा कुक थी बाय प्रोफेशन और ये कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है। देखो ये जो यहाँ पर अब अगर आप चेक करोगे टाइफाइड के बारे में जाओगे तो टाइफाइड किसके थ्रू फैलता है, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो जो मैरी मेलन थी भाई ये प्रोफेशन, शी वाज कुक बाय प्रोफेशन, और इसने क्या किया, मतलब अनजाने में ही उस टाइम पे पता नहीं था और बहुत लोगों को क्या कराया बेटा, टाइफाइड का शिकार बनाया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निमोनिया की। निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान रखना, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज है, कौन कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और ये किसको इफेक्ट करता है बेटा, मेनली एल्वेओलाई ऑफ द लंग्स। मतलब जो निमोनिया है वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। किसको इन्फेक्ट करता है बेटा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये इन्फेक्ट करता है, ठीक है। यहां पर लंग्स के अंदर बेटा फ्लूइड भर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड नहीं हो पाता, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। सीवियर केसेस के अंदर जो लिप्स और जो ब्लू मतलब जो नेल है बेटा वो नीले कलर के दिखाई देते हैं, ये टर्न हो जाते हैं फ्रॉम ग्रेइश टू ब्लूइश इन कलर, ठीक है। रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ये सिम्टम्स है बेटा कॉमन। सीवियर केसेस के अंदर लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रेइश टू ब्लूइश, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो ये जो डिजीज है बेटा, ये दो डिजीज है, हमने कौन सी पढ़ी, टाइफाइड एंड निमोनिया। आगे हम बात करते हैं वायरल डिजीज के बारे में। तो जो वायरल डिजीज है, अब हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड के बारे में, और ये इट इज कॉज्ड बाय द ग्रुप ऑफ वायरस दैट इज राइनो वायरस। नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यहां पर जो इन्फेक्शन जो होगा वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होगा, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होगा। कभी ना कभी तो बेटा कॉमन कोल्ड हुआ होगा किसी ना किसी को, तो है ना। और इसके सिम्टम जैसे नाक का बंद हो जाना, गले में खराश होना, रनिंग नोज, ठीक है, टेरी आईज, ऑलराइट, कफ, हेडेक, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है किसके हैं बेटा, कॉमन कोल्ड के। और ये जो कॉमन कोल्ड डज नॉट इफेक्ट द लंग्स, ये बात ध्यान में रखनी है। एल्वेओलाई को कौन इन्फेक्ट करता है, एल्वेओलाई को इन्फेक्ट करता है निमोनिया, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो नेजल पैसेज, नोज को जो इन्फेक्ट करता है वो कौन सा होगा वायरस बेटा, कॉमन कोल्ड, और ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है। और यूजुअली ये रहता है बेटा 3 to 7 डेज। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं आगे है बेटा हेलमिंथिक डिजीज, ठीक है। एक ध्यान में बात रखना बेटा, कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है, डेंगू भी बेटा एक वायरल डिजीज है, चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारी की सारी भी बेटा वायरल डिजीज है, ठीक है। जो आपके डिटेल के अंदर जो दी गई है वो कॉमन कोल्ड है, ठीक है। और दूसरा जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वो होगी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के ऊपर, दैट इज हेलमिंथिक डिजीज। और सबसे पहले हम बात करेंगे एस्कैरियोसिस के बारे में, ठीक है। एस्कैरियोसिस इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस, जो एक राउंड वर्म है, और यहाँ पर जो ऑर्गन जो इन्फेक्ट होता है वो इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग, फीवर, मस्कुलर पेन, एनीमिया, ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज तक भी देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट जो डिजीज है बेटा दैट इज एलिफेंटियासिस, और इसको फिलेरियासिस भी हम बोलते हैं, एंड इट इज कॉज्ड बाय द विचुरेरिया बेनक्रॉफ्टी, ठीक है, विचुरेरिया बेनक्रॉफ्टी या फिर विचुरेरिया मेलेई, इसीलिए बेटा एक फिलेरियल वर्म है, इसको हम फिलेरियासिस भी बोलते हैं। एलिफेंटियासिस इसलिए बोलते हैं बेटा कि जो लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं,
लिम्फेटिक वेसल्स क्या ट्रेवल करती है बेटा, लिम्फेटिक वेसल से लिम्फ ट्रेवल करता है, ठीक है। और उन लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर बेटा ये जो फिलेरियल जो वॉर्म है वो ग्रो करता है। अब जो ये लिम्फ है ना, अब ये लिम्फ आसान तरीके से मूव नहीं कर पाता क्योंकि वहां पर इसके हिंड्रेंस आ गई है भाई। जैसे कि अगर इस तरीके से लिम्फेटिक वेसल है बेटा, इस तरीके से लिम्फेटिक वेसल के अंदर लिम्फ फ्लो कर रहा है और लिम्फ फ्लो कर रहा है और यहां पर ग्रो करने लगा फिलेरियल वॉर्म, ठीक है। फिलेरियल वॉर्म यहां पर ग्रो करने लगा तो यहां पर जो लिम्फ फ्लूइड है बेटा वो क्या हो जाएगा बेटा, इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको दिखाई देगी स्वेलिंग, जैसे कि एनसीईआरटी के अंदर ऐसे पिक्चर है। और फिलेरियसिस के अंदर क्या होगा, जो ऑर्गन जो इंफेक्टेड होंगे वो होगा लिम्फेटिक वेसल, जिसके अंदर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, मतलब स्टार्टिंग के अंदर ये स्लोली ये डिजीज ग्रो करती है, ठीक है। और यानी कि बेसिकली जो इन्फ्लामेशन होती है वो लोअर लिम्स के अंदर हो गया या फिर जेनाइटल ऑर्गन्स हो गया, ऑलराइट, इनके अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है क्योंकि ये जो फिलेरियल वॉर्म है वो ग्रो कर रहा होता है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर, ठीक है, जो हिंड्रेंस बेटा क्रिएट कर रहा है ताकि जो लिम्फ है वो आगे प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिम्फ एक्यूमुलेट, एलिफेंटियसिस जो हाथी जैसी टांग बेटा किस तरीके से दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे जो लिम्फ जो फ्लूइड है ना वो एक्यूमुलेट हो गया है क्योंकि जो लिम्फेटिक वेसल्स है उनके अंदर ब्लॉकेज आ गई है क्योंकि वहां पर फिलेरियल वॉर्म है, ठीक है। तो ये है बेटा आपकी हेलमिंथिक डिजीज। आगे हम बात करते हैं फंगल डिजीज के बारे में, ठीक है। फंगल डिजीज यानी कि रिंग वॉर्म है, ठीक है, एंड मैनी जनरा ऑफ फंगस लाइक माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन कॉज करती है डिजीज। स्किन, नेल्स और स्कैल्प पे बेटा ये इफेक्ट करती है और ड्राई स्केली लेजन्स यहाँ पे दिखाई देते हैं और वहां पर बहुत ज्यादा इचिंग देखने को मिलती है, ठीक है। फंगस जनरली जहां पर ग्रो करती है बेटा वहां पर ना जो फेवरेबल कंडीशन है, हीट और मॉइस्चर होना चाहिए, तब वहां पर फंगस क्या करती है बेटा, ग्रो करती है, ठीक है। हीट एंड मॉइस्चर मेक्स द फंजाई थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज ग्रोइन एंड बिटवीन द टोल्स, ऑलराइट। और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा बेटा, अगर हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की कोई यूटेंसिल्स यूज करते हैं, ऑलराइट, मतलब एक्सेसरीज यूज करते हैं, टॉवल वगैरह यूज करते हैं तो फंगल डिजीज होने के पूरे चांसेस है, ठीक है। तो तभी अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो हमें उसकी मतलब एक्सेसरीज यूज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट जो डिजीज है बेटा दैट इज अमीबियासिस, ठीक है। अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री ये जो प्रोटोजोवन डिजीज है, ऑलराइट, प्रोटोजोवन डिजीज के अंदर एक तो हम अमीबियासिस डिस्कस करेंगे और मलेरिया हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अमीबियासिस की तो एंटामीबा हिस्टोलिटी का पैथोजन है, एरिया अफेक्टेड यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है, ऑलराइट, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। ये जैसे कि सस्टेन्ड फीवर हो गया, इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, ये आपको टाइफॉइड के अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन इफेक्ट करती है अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री और स्टूल विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। ये जो सिम्टम है अमीबियासिस के अंदर देखने को मिलता है। दूसरे अगर मैं बात करूं मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज होती हैं बेटा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, ठीक है। जो रीजन जो इफेक्टेड है, जो एरिया जो इफेक्टेड होगा बेटा वो आरबीसी और लीवर रहेगा, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स है वो क्या होंगे बेटा, चिल्स, हाई फीवर, और मतलब जो चिल्स हाई फीवर मतलब हर 3 to 4 डेज के अंदर हाई फीवर आएगा। अगर बेटा ट्रीट नहीं किया गया तो ये डिजीज फेटल हो सकती है, ठीक है। और जो मोस्ट जो डेडली जो बेटा मलेरिया है इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम और इसीलिए इसको मैलिग्नेंट मलेरिया भी हम बोलते हैं, ठीक है। मैलिग्नेंट मलेरिया भी ये कॉज करता है, ठीक है। हाउस फ्लाइज बेटा मैकेनिकल कैरियर है किसका, अमीबियासिस का। अमीबियासिस का जो मैकेनिकल जो कैरियर है बेटा वो क्या है, हाउस फ्लाई है, ऑलराइट। और फॉल्सीपेरम कॉज मैलिग्नेंट मलेरिया यानी कि मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ मलेरिया। क्या है मेरी बात समझ में आई है? तो यहां तक बेटा हमने एक मोस्ट कॉमन सी डिजीज हमने कर ली, ठीक है। हमने हेलमिंथिक डिजीज, फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, वायरल डिजीज में सिर्फ हमने कॉमन कोल्ड किया है। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोन डिजीज के बारे में। एक एक करके हम 3 डिजीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो 3 डिजीज है कौन कौन सी डिजीज है बेटा, सबसे पहली डिजीज होगी मलेरिया, एड्स और फिर हम कैंसर। 3 डिजीज को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे मलेरिया के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? मलेरिया के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो बेटा जो मलेरिया है ना,
ये जो मलेरिया को जो कॉज करने वाला जो पैरासाइट है वो डाइजेनेटिक पैरासाइट है, ठीक है। मतलब इसको ना एक होस्ट नहीं चाहिए, इट रिक्वायर 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। एक तो बेटा प्राइमरी होस्ट चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, सेकेंडरी होस्ट। जो प्राइमरी जो होस्ट है बेटा ये है फीमेल एनाफिलीज, ये क्या है, फीमेल एनाफिलीज मस्किटो। और ये जो फीमेल जो एनाफिलीज है बेटा ये वेक्टर की तरह भी काम करती है और ये होस्ट की तरह भी काम करती है। और ये जो फीमेल एनाफिलीज है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेकेंडरी जो होस्ट है बेटा वो है ह्यूमन बीइंग और सेकेंडरी होस्ट है ह्यूमन बीइंग। और सेकेंडरी होस्ट के अंदर बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करेंगे किस तरीके से मतलब पूरी की पूरी कहानी है, ठीक है, किस तरीके से पूरी की पूरी कहानी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो इन्फेक्टिव जो स्टेज होती है मलेरिया की, जो इन्फेक्टिव जो स्टेज है बेटा उसको हम बोलेंगे स्पोरोजाइट, इन्फेक्टिव स्टेज, ठीक है। जो इन्फेक्टिव जो स्टेज है इस इन्फेक्टिव स्टेज को हम बोलेंगे स्पोरोजॉइट। और ये जो स्पोरोजॉइट है ये स्टोर होती है सैलिवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। कहां पर, सैलिवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। अब देखो सैलिवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफिलीज के अंदर स्पोरोजॉइट बेटा स्टोर होती है। जब फीमेल एनाफिलीज एक हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करती है तो ये जो स्पोरोजॉइट है बेटा ब्लड से घूम के सबसे पहले कहां पर पहुंचती है, लीवर के पास पहुंचती है, ठीक है। लीवर के पास पहुंचती है, वहां पर मल्टीपल फ्यूजन करती है और अपना नंबर बढ़ाती है, मल्टीपल फ्यूजन करती है और अपना नंबर बढ़ाती है, ठीक है। अब जैसे ही नंबर बढ़ेगा तो जो लीवर के अंदर जो हिपैटिक सेल्स है वो बर्स्ट होंगी। जैसे ही हिपैटिक सेल बर्स्ट हुई ये दोबारा कहां पर पहुंची बेटा, आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर भी इन्होंने अपना नंबर बढ़ाना शुरू किया, मल्टीप्लाई करना शुरू किया और फीड करना शुरू किया किसके ऊपर, हीमोग्लोबिन के ऊपर, ठीक है। हीम पार्ट को बेटा इसने हीमोजोइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ग्लोबिन पार्ट के ऊपर इसने फीड करना शुरू कर दिया, ठीक है। और जैसे ही बेटा अब नंबर बढ़ाएंगी तो अब ये जो सेल है आरबीसी है रप्चर होगी और ये जो हीमोजोइन है, जो टॉक्सिक जो सब्सटेंस है ये किसके अंदर रिलीज होगा बेटा, ब्लड के अंदर रिलीज होगा। और इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल्स। हर एक 3 to 4 डेज के मतलब ऑल्टरनेटिवली 3 to 4 डेज में बेटा फीवर आता है, वो किसकी वजह से, किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है, हीमोजोइन की वजह से रिस्पॉन्सिबल है। दोबारा ये बेटा नई आरबीसी के अंदर एंटर करेंगी और ये यहां पर क्या बनाएंगी, ये यहां पर बनाएंगी बेटा मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। अभी तक मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट बनाए। ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या मतलब साइकिल चल रही है, सबसे पहले स्पोरोजॉइट बेटा जो इन्फेक्टिव जो स्टेज है वो फीमेल एनाफिलीज की सैलिवरी ग्लैंड के अंदर स्टोर है, ठीक है। अब फीमेल एनाफिलीज ने क्या किया, हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट किया, स्पोरोजॉइट ब्लड के अंदर रिलीज हुई, लीवर के पास पहुंची, हिपैटिक सेल के अंदर इन्होंने अपना नंबर बढ़ाना शुरू किया, फिर पहुंचे आरबीसी के पास, आरबीसी के अंदर भी अपना नंबर बढ़ाना शुरू किया, ग्लोबिन पार्ट के ऊपर फीड किया, हीमोजोइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नंबर बढ़ाएंगे, अभी जो आरबीसी बर्स्ट करेगी हीमोजोइन रिलीज होगा, यही रेस्पॉन्सिबल होगा चिल्स के लिए। दोबारा आरबीसी के अंदर एंटर करेंगी और ये मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बनाएंगी, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेटोसाइट बनाया। अब यहां पर बेटा दोबारा से फीमेल एनाफिलीज ने इसको इन्फेक्ट किया। अब ये जो मेल और जो फीमेल जो गैमेटोसाइट है बेटा ये कहां पर पहुंचा है, ये पहुंचा है गट के अंदर। मेल और जो फीमेल गट के अंदर बेटा मेल और फीमेल गैमेटोसाइट किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, गैमीट के अंदर कन्वर्ट होंगे। यहीं पर इनका क्या होगा बेटा, फर्टिलाइजेशन होगा और क्या होगा, डेवलपमेंट होगा गट के अंदर, गट ऑफ फीमेल मस्किटो, ठीक है, गट ऑफ फीमेल एनाफिलीज के अंदर, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेटोसाइट तो बने हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन की आरबीसी के अंदर। मेल और फीमेल गैमीट बने हैं गट के अंदर, मस्किटो के गट के अंदर। वहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा, वहीं पर डेवलपमेंट होगा, वहीं पर स्पोरोजॉइट स्टेज बनेगी और ये आके फिर कहां पर ट्रेवल करके बेटा सैलिवरी ग्लैंड के अंदर आके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और इसी तरीके से साइकिल क्या होगी बेटा, चलती रहेगी। तो ये है आपके सामने किसकी साइकिल, ये है बेटा आपके सामने मलेरिया की साइकिल, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में। और जो नेक्स्ट जो डिजीज है
दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको सिंड्रोम इसलिए बोला गया बेटा क्योंकि सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के अंदर अगर आपने पढ़ा है, और पढ़ा तो होगा आपने, और आपको याद भी होगा कि एड्स का कोई भी क्योर नहीं है। ठीक है, एड्स का कोई भी क्योर नहीं है। 3 वायरल डिजीज आपने पढ़ी थी, कौन कौन सी? एड्स, ठीक है, दैट इज कॉज्ड बाय HIV वायरस, एंजेनाइटल, हर्पीज एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये 3 डिजीज थी जो कि क्योर नहीं कर सकते थे। बाकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या थी बेटा? क्योरेबल थी। अब जो वायरल डिजीज है इसके अंदर हम पढ़ने वाले एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब देखो फर्स्ट 1981 के अंदर ये डिजीज डिस्कवर हुई बेटा, और अभी तक अप्रोक्स 25 मिलियन इन लास्ट 25 ईयर्स के अंदर बेटा ये चपेट में आ चुके हैं लोग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इम्यून सिस्टम ठप पड़ जाता है। इसके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है बेटा? जो इम्यून जो सिस्टम है ना वो क्या पड़ जाता है? एकदम ठप पड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो डेथ होती है ना बेटा वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के कारण होती है। इम्यून सिस्टम जो नॉर्मली जो पैथोजन है, जैसे एयर के अंदर इतने सारे पैथोजन है जो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम वो कैपेबल है जो नॉर्मल जो पैथोजन प्रेजेंट होते हैं बेटा एयर के अंदर, ठीक है, उनसे फाइट करने के लिए। लेकिन एड्स जब होता है, जब HIV वायरस जब इन्फेक्ट करता है तो इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा ठप पड़ जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल जो बैक्टीरिया या फिर कोई पैथोजन, कोई प्रोटोजोआ जो नॉर्मली बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा सकता था, अब उसकी चलने लगेगी। ठीक है, अब हमारा इम्यून सिस्टम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स बेटा, नॉन कनाइटल डिजीज है, फेटल इन्फेक्शियस डिजीज है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होती है। ठीक है, इट इज अ रेट्रोवायरस। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। अब अगर मैं बात करूं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या होगा बेटा? ये बॉडी के मतलब बॉडी के अंदर किस तरीके से एंटर कर सकता है? सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। ठीक है, इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड बाय मतलब प्लेसेंटा के थ्रू ये ट्रेवल कर सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इन्फेक्टेड नीडल्स। ठीक है, इन्फेक्टेड जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, जो भी इंट्रावेनस जो ड्रग करते हैं, ठीक है, अगर उस पर्सन को अगर एड्स है, अगर उसकी इन्फेक्टेड नीडल को यूज कर लेता है तो भी ये चांसेस है पूरा का पूरा। अब हाई रिस्क ऑफ इंडिविजुअल कौन कौन से हैं? ऐसे इंडिविजुअल जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं। ठीक है, मदर टू फीटस भी ट्रांसफर होता है। रिपीटेड जो जिन कंडीशन के अंदर जहां पर पेशेंट को बेटा रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, और ड्रग एडिक्ट्स के अंदर ये ज्यादा चांसेस रहते हैं। जो मेनली जो बेटा जो वायरस है, ठीक है, ये किसको इन्फेक्ट करता है? ये मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करता है और हेल्पर टी सेल को इन्फेक्ट करता है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी सेल, मैक्रोफेजेस तो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, ठीक है, जो हेल्पर जो टी सेल है बेटा ये पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को संभालने वाली सेल है। इनके बिना आगे कुछ भी एक्शन नहीं होगा। ठीक है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी तभी बनाएगी तब हेल्पर टी सेल क्या करेगी? उसको सिग्नल देगी। जो हेल्पर टी सेल है कोई नॉर्मल पैथोजन बॉडी के अंदर अगर एंटर कर देता है तो यही फोन घुमाती है हर किसी को, ठीक है, कि भाई अब पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर चुका है, अब सब अलर्ट हो जाओ। ठीक है, अब सब अलर्ट हो जाओ, अब इसको मार गिराना है। लेकिन जो HIV वायरस है बेटा हेल्पर टी सेल के ऊपर ये अटैक कर देता है। अब जो दोबारा जो सराउंडिंग के अंदर बेशक से हमको प्रोटेक्ट करने वाली सेल्स हैं, लेकिन बेटा वो अलर्ट ही नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जो हेल्पर टी सेल ने आगे सिग्नल ही नहीं भेजा है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये अगर हेल्पर टी सेल के ऊपर क्या करता है बेटा? अपना निशाना बनाता है, और इसीलिए इंसान का इम्यून सिस्टम एकदम ठप पड़ जाता है। अब हम बात करते हैं बेटा इसकी एक स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगी HIV वायरस की? HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की क्या क्या स्ट्रक्चर होगी? देखो, एक तो बेटा इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड मतलब इसके अंदर बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होते हैं। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, इंटीग्रेज इसके अंदर एक एंजाइम होता है। ठीक है, 2 प्रोटीन की कोट होती है P17 P24। लिपिड बाइलेयर होती है बेटा, लिपिड बाइलेयर के ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं दैट इज GP120। GP120 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, और इसकी जो स्टॉक है बेटा इसको हम बोलेंगे GP मतलब ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि 41। ठीक है, ये एक सिंपल सी स्ट्रक्चर है HIV की।
देखो एचआईवी वायरस ना ये मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। जब तक इसको पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को बाहर नहीं निकलेगा ना तोड़ के, तब तक ये बॉडी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब जस्ट सपोज इसके ऊपर ये ताला लगा हुआ है, इसके ऊपर बेटा ये ताला लगा हुआ है, दैट इज दिस वन, ठीक है, ये बेटा ताला लगा हुआ है, ठीक है। अब इस ताले की अगर चाबी मिल जाती है, अगर इस ताले की अगर चाबी मिल जाती है ना, तो ये वायरस बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब चाबी इस GP120 की जो चाबी है वो किसके पास है, वो है बेटा CD4 रिसेप्टर के पास। किसके पास? CD4 रिसेप्टर के पास। और ये जो CD4 रिसेप्टर है ये किसके पास लगे हैं बेटा? ये मैक्रोफेजेस के पास भी लगे हैं, और ये किसके पास लगे हैं? हेल्पर टी सेल के पास। मेरी बात समझे? अगर भाई इसके पास ये CD4 रिसेप्टर नहीं होगा तो ये ताला खुल ही नहीं पाएगा। जैसे ही ये ताला खुला, ये लॉक खुला, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इससे बाहर निकला, इसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जस्ट सपोज इस वायरस की प्रोटेक्टिंग, ये सुरक्षा कवच है, ठीक है। और ये ताला बंद है, यानी कि GP120, ठीक है, GP120 ताला बंद करके बैठा हुआ है। अब GP120 की जो चाबी है वो CD4 रिसेप्टर के पास है, और ये जो CD4 रिसेप्टर है किसके पास है? मैक्रोफेजेस के पास है और हेल्पर टी सेल के पास है, ठीक है। अब देखो जैसे ये वायरस घूम रहा है, ऑलराइट, अब जैसे ही हेल्पर टी सेल के CD4 रिसेप्टर के साथ कांटेक्ट में आया, तो जैसे ही बेटा ये कांटेक्ट में आया, अब ये अपना जेनेटिक मटेरियल उस सेल के अंदर रिलीज कर देगा। अब हम बात करते हैं किस तरीके से बॉडी को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से ये बॉडी को इन्फेक्ट करता है। जैसे ही अगर मैं बात करूं, ये CD4 ये नॉर्मल एनिमल सेल है बेटा, आप इसको मैक्रोफेजेस भी लगा सकते हो और यहाँ पे हेल्पर टी सेल भी लगा सकते हैं। मैक्रोफेजेस के अंदर बेटा ये अपना नंबर इंक्रीज करता है, इसलिए मैक्रोफेजेस को HIV फैक्ट्री बोलते हैं। जो मल्टीप्लाई करेगा और किल करेगा सेल को, दैट इज हेल्पर टी सेल, ऑलराइट। अब देखो यहां पर बेटा ये जैसे कि ये जो सेल है, ठीक है, ये वायरस है बेटा, ठीक है, इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और इसके ऊपर ये इस तरीके से लगा हुआ है GP120, ठीक है। ये क्या है? GP120। जैसे ही बेटा अगर मैं बात करूं, ये नॉर्मल, जस्ट सपोज ये नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल है और इसका जो रिसेप्टर है बेटा ये है जैसे कि CD4 रिसेप्टर, ठीक है। तो जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आया, CD4 रिसेप्टर के कांटेक्ट में आया, ताला चाबी खुल गई बेटा। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, अब ये जो वायरल आरएनए है इंट्रोड्यूस हो जाएगा सेल के अंदर। अब ये जो वायरल आरएनए से बेटा वायरल क्या बन जाएगा? DNA बन जाएगा, ठीक है। वायरल आरएनए से वायरल ये DNA बन जाएगा और किसकी मदद से बनेगा बेटा? ये बनेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, ठीक है। एक बार DNA बन गया, अब ये जो DNA है बेटा, ये इस जो होस्ट सेल के DNA है उसका पार्ट बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इंटीग्रेज। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इंटीग्रेज ये वायरल DNA होस्ट सेल के DNA का पार्ट बन जाएगा। अब आपको पता है, अब ये DNA बन गया, DNA से RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन बनेगी और न्यू वायरल प्रोटीन बनने लग जाएगी, ठीक है। तो न्यू RNA जो वायरल RNA प्रोड्यूस होगा बाय द इन्फेक्टेड सेल, ये दोबारा से नॉर्मल सेल के अंदर बेटा इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। तो इसी तरीके से क्या होना शुरू हो जाता है बेटा? मल्टीप्लीकेशन होना शुरू होता है। और यहां पर जैसे ही वायरस बॉडी के अंदर एंटर करेगा, क्या तो मैक्रोफेजेस या फिर टी लिम्फोसाइट के पास जाएगा। टी लिम्फोसाइट भी कौन से बेटा? हेल्पर टी सेल, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करेगा मैक्रोफेजेस के अंदर, लेकिन उसको किल नहीं करेगा, इसलिए नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है बस। इसीलिए मैक्रोफेजेस को क्या बोला जाता है? HIV फैक्ट्री। मैक्रोफेजेस को क्या बोला जाता है बेटा? HIV फैक्ट्री। हेल्पर टी सेल के अंदर ये अपना नंबर बढ़ाएगा, उनको किल करेगा, ठीक है। और बेटा जैसे पहले जो सिम्टम्स होते हैं, अर्ली सिम्टम कौन से होते हैं? जैसे फीवर आ गया, वेट लॉस हो गया, डायरिया, ये तो अर्ली सिम्टम्स है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो मेन जो सिम्टम्स है ना बेटा, जो मेन सिम्टम्स जैसे इन्फेक्ट किया वायरस ने और जो सिम्टम्स एक्चुअली में जो आए बेटा, उनमें बहुत ज्यादा गैप रहता है, ठीक है। तो इसलिए बेटा सिम्टम्स बहुत देरी से पता चलते हैं। और यहां पर बेटा नंबर ऑफ टी सेल बेटा बहुत कम हो जाता है, लेस देन 200 मैम क्यूब रह जाता है। अब इतना अगर नंबर ऑफ TH सेल कम हो जाएगा, ठीक है, तो कोई भी जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस है। जैसे कि कोई नॉर्मल बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया बेटा, ठीक है, नॉर्मल कोई प्रोटोजोआ है टॉक्सोप्लाज्म में बेटा, उसने इन्फेक्ट कर दिया, नॉर्मल जो फंजाई है बेटा उसने इन्फेक्शन कर दिया,
तो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया से पर्सन की क्या होती है, डेथ होती है। ठीक है, तो ये थी बेटा आपकी कौन सी डिजीज, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में बेटा ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मैंने आपको बता दिया है। पहले मैक्रोफेजेस को अटैक करेगा, एचआईवी मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी सेल को इन्फेक्ट करेगा बेटा। इनिशियल सिम्टम जैसे फीवर, डायरिया, वेट लॉस। ठीक है, जैसे जैसे टाइम आएगा बेटा आगे बढ़ता जाएगा, जो नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल वो बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम हो गया, वायरस, फंजाई एंड टॉक्सोप्लाज्म। Alright, there is always a time lag between the infection and appearance of the symptoms, that is usually around 5 to 10 years. ठीक है, याद रखना बेटा यहाँ पर एड्स का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, एड्स का कोई भी बेटा ट्रीटमेंट नहीं है। इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो तो क्या है बेटा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। इसका प्रिंसिपल याद रखना बस आपको, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो जुडोविडीन जैसे कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है बेटा, ये सिर्फ ना प्रोलोंग करती है, ट्रीट नहीं करती। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के बेटा रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्टेज है ना, समहाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाले स्टेप को ये रोक देती है। ठीक है, जुडोविडीन ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाले जो स्टेप है बेटा उसको ये रोकने का थोड़ा सा काम करती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कंप्लीटली क्योर नहीं है, सिर्फ जो लाइफ है बेटा पेशेंट की उसको हम बढ़ा सकते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑलराइट, अब आपके लिए होमवर्क ये है बेटा, आपको बताना है वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। आपको क्या बताना है, वर्ल्ड एड्स डे कब आपको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए। अब हम बात करते हैं किसकी, कैंसर की। ठीक है, मोस्ट जो ड्रेडेड डिजीज है कैंसर, एक बेटा एक्वायर्ड डिजीज है, कोई इंफेक्शियस डिजीज के अंदर कैंसर नहीं आता है, बहुत खतरनाक डिजीज है, हर साल बहुत लोगों की कैंसर की वजह से जान जाती है। ऑलराइट, तो देखो कैंसर के अंदर मतलब जो नॉर्मल सेल माइटोटिक डिवीजन करती है। ठीक है, नॉर्मल सेल क्या करती है बेटा, माइटोटिक डिवीजन करती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि एक प्रॉपर्टी होती है, एक नॉर्मल सेल जो प्रॉपर्टी शो करती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा कि एक सेल और दूसरी सेल की जो अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ है ना बेटा उसको चेक करती है। ठीक है, अब लेकिन जो कैंसरस सेल है ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन शो नहीं करती, डू नॉट शो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। और जो कैंसर है बेटा ये क्या कोज करता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड फैशन के अंदर बेटा ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल्ड फैशन के अंदर क्या होती है बेटा, ग्रोथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो नॉर्मल सेल है वो क्या करेगी बेटा, नॉर्मल सेल हाईली अनकंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड रहती है। ठीक है, मतलब ये कॉन्टेक्ट इनहिबिशन शो करती है, जिससे एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएगी ना तो मतलब उसका अनकंट्रोल जो डिवीजन है वो रुक जाएगा। लेकिन बेटा ये ऐसी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता कैंसरस सेल या फिर न्यूरोप्लास्टिक सेल। अब हम बात करते हैं, दो टाइप के ट्यूमर होते हैं। ठीक है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर जो ज्यादा डेंजरस होता है। अब देखो बेनाइन ट्यूमर का मतलब है, अब हर एक जो ट्यूमर है बेटा वो कैंसर नहीं होता। कैंसर की जो प्रॉपर्टी है बेटा वो क्या है कि ये मेटास्टेसिस शो करता है। मेटास्टेसिस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो बेनाइन के अंदर क्या होगा, बेनाइन के अंदर क्या होगा बेटा, ये जो ट्यूमर है ना एक पर्टिकुलर लोकेशन तक ही सीमित रहेगा। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसको हम कैंसर बोलेंगे, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्या हो सकता है बेटा, ट्रांसफर हो सकता है। दूसरी बात बेटा, जो बेनाइन लिटिल डैमेज करता है लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि जहां पर भी ये मतलब ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू ये जो सेल है बेटा, कैंसर सेल है, कहीं दूसरे ऑर्गन पर जाती हैं तो वहां पे भी ये जो नॉर्मल सेल है उनके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को छीन के खुद ही अनकंट्रोल्ड फैशन के अंदर ग्रो करने लगती हैं। तो जो मोस्ट डेंजरस जो प्रॉपर्टी है मैलिग्नेंट ट्यूमर की बेटा वो क्या है, मेटास्टेसिस। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी बेटा, ये होगी मेटास्टेसिस। ठीक है, ये होगी मेटास्टेसिस। देखो नॉर्मल सेल के पास बेटा एक ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है। ठीक है, नॉर्मल जो सेल है बेटा उसके पास प्रोटो ऑन्कोजीन्स होंगे, ठीक है, या फिर सेलुलर ऑन्कोजीन्स होंगे। ठीक है, और होता है ट्यूमर
ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये क्या करेंगे, जो नॉर्मल सेल की जो माइटोटिक डिवीजन है, नॉर्मल सेल का माइटोटिक डिवीजन हो गया तो अब उसको आगे रोक देंगे कि आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया। लेकिन बेटा जो भी कैंसरस जो कॉजिंग जो एजेंट है, जैसे कि चाहे आप फिजिकल बोलो, जैसे कि आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, या फिर कोई केमिकल जैसे टोबैको हो गया, ठीक है, नाइट्राइड हो गया, या फिर कोई भी मतलब ऑन्कोजेनिक वायरस जैसे कि सिंप्लेक्स वायरस, ऑलराइट। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ट्रांसफर कर देते हैं किसके अंदर बेटा, ऑन्कोजीन्स के अंदर, ठीक है, ऑन्कोजीन्स के अंदर ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे। अब एक्टिविटी नहीं होगी तो ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करता था, जो नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन, जो नॉर्मल जो माइटोटिक डिवीजन था उसके ऊपर चेक लगा के बैठा था कि भाई माइटोटिक डिवीजन हो गया, चलो ठीक है, अब ये प्रोसेस यहां पर खत्म होती है। लेकिन जैसे ही बेटा, जैसे ही यहां पर अगर मैं बात करूं, नॉर्मल जो सेल है वो माइटोटिक डिवीजन शो करती है, ट्यूमर सप्रेसर जीन इसको आगे रोक देगा। अब कोई भी बेटा जो कार्सिनोजेन है, जो कैंसर कॉजिंग जो एजेंट है, चाहे उसके अंदर रेडिएशन आती है, एक्स रेज, गामा रेज, या फिर यूवी रेज, या फिर कोई भी केमिकल एजेंट्स जैसे कि टोबैको, टोबैको च्यूइंग कॉज करता है ऑरल कैंसर, टोबैको स्मोक कॉज करता है लंग कैंसर, कैडमियम ऑक्साइड कॉज करता है बेटा प्रोस्टेट कैंसर, या फिर बेटा ऑन्कोजेनिक जो वायरस है, ठीक है, ये सारे के सारे कार्सिनोजेन है जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स को किसके अंदर मॉडिफाई कर देंगे, ये कर देंगे ऑन्कोजीन्स के अंदर, और ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक्टिविटी को क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। अब ये भी इनएक्टिवेट हो जाएगा, ये इसके ऊपर चेक नहीं कर पाएगा, और जो नॉर्मल सेल अब क्या करेगी, अनकंट्रोल्ड फैशन के अंदर ग्रो करती रहेगी, ठीक है। तो ध्यान में आपको क्या बात रखनी है बेटा, ध्यान में आपको ये रखना है कि जो नॉर्मल सेल वो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन शो करती है, कैंसरस सेल कॉन्टेक्ट इनहिबिशन शो नहीं करती। और जो मोस्ट जो डेंजरस जो प्रॉपर्टी होती है कैंसर की, मैलिग्नेंट ट्यूमर की, दैट इज मेटास्टेसिस की, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन जब ये सेल ट्रांसफर होंगी तो वहां उस दूसरी जगह पर भी बेटा नॉर्मल सेल के सारे न्यूट्रिएंट्स को खाना शुरू कर देती है। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, कैंसर की, कैंसर की बात करते हैं हम, और इसके अंदर हम बात करेंगे टेक्निक्स के, किस तरीके से मतलब डिटेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले बेटा बायोप्सी, बायोप्सी क्या है, हिस्टोपैथोलॉजिकल टिश्यू की स्टडी करना, ठीक है, चेंज इन एनी टिश्यू। लेकिन बेटा बायोप्सी ना थोड़ा सा डेंजरस प्रोसेस होता है कि जस्ट सपोज अगर पहले कोई ट्यूमर, अगर न्यूप्लास्टिक ट्यूमर है, सॉरी अगर मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है, और अगर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो अगर बायोप्सी का अगर थोड़ा सा भी मतलब टिश्यू अगर मतलब हम लेते हैं और फिर उसको स्टडी करते हैं तो कहीं बेटा वो मतलब जो रप्चर है बेटा वो रप्चर ना हो जाए, और जो सेल है कैंसर सेल है वो मतलब ब्लड के अंदर रिलीज ना हो जाए, अदरवाइज हर दूसरे ऑर्गन पर जाएंगे और वो दूसरा मतलब वो वहां पर दूसरे ऑर्गन पे कैंसर कॉज करेंगे, ठीक है। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट के अंदर बेटा हम सेल काउंट करते हैं, ये ल्यूकीमिया के लिए यूज किया जाता है। रेडियोग्राफी के अंदर बेटा हम एक्सरेज यूज करते हैं तो हमें 2D इमेज देता है इंटरनल ऑर्गन्स की। अगर मैं बात करूं सीटी स्कैन की बेटा, इसके अंदर हम एक्सरेज यूज करते हैं जो 3D इमेज देता है इंटरनल ऑर्गन्स की, ठीक है। मैग्नेटिक जो रेजोनेंस इमेजिंग है, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो टेक्निक है बेटा, ये क्या है, ये सेफेस्ट टेक्निक है, ठीक है। ये क्या है, सेफेस्ट टेक्निक, क्योंकि ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन ये यूज करता है, and it is the accurate to detect pathology and physiological changes in any living tissue. Molecular technique की अगर मैं बात करूं, identification of gene which are responsible for certain cancer, अगर मैं एंटीबॉडी बेस्ड भी बेटा हम यूज करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है, प्रॉपर सर्टेन कैंसर के लिए हम एंटीबॉडी टेस्ट भी हम करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ अब आगे कि किस तरीके से मतलब इसका ट्रीटमेंट करते हैं, ऑलराइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर्जरी से ही बेटा, सर्जरी का यूज करके, रेडियोथेरेपी का यूज करके, ठीक है, कीमोथेरेपी यानी कि विनब्लास्टिन, ठीक है, विनब्लास्टिन जैसी ड्रग्स है बेटा,
इनका यूज करके, लेकिन इनका बेटा साइड इफेक्ट ये रहता है कि हेयर लॉस, एनीमिया होने के पूरे चांसेस है। इम्यून थेरेपी बेटा अल्फा इंटरफेरोन ड्रग का भी हम यहाँ अल्फा इंटरफेरोन का हम बेटा यूज करते हैं, जो कि बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर है, जो कि हमारे जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने का काम करते हैं, ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है इन कैंसर सेल्स को इजिली डिटेक्ट कर ले और खत्म कर दे। ठीक है, तो जो कैंसरस सेल को, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो साइटोटॉक्सिक जो टी सेल्स होती है ना, जो साइटोटॉक्सिक जो टी सेल्स होती हैं वो ये हेल्प करती हैं बेटा कैंसरस सेल है इनको खत्म करने का। ऑलराइट, तो ये था बेटा आपका पहला पोर्शन खत्म होता है। और इस पहले पोर्शन के अंदर बेटा हमने क्या क्या सीखा है, इस पहले पोर्शन के अंदर हमने डिजीज के बारे में सीख लिया कि कौन कौन सी मेन डिजीज है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस ऑर्गन को इफेक्ट करती है, कौन सा पैथोजन है, क्या सिम्टम है। 3 डिजीज हमने डिटेल के अंदर स्टडी की, मलेरिया के बारे में, एड्स के बारे में, कैंसर के बारे में। ये हमारा एक टॉपिक खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर, और जो दूसरा जो टॉपिक है बेटा ये है इम्यूनिटी। ठीक है, जो दूसरा जो टॉपिक है बेटा ये है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारी की बॉडी की बेटा वो क्षमता होती है जो पैथोजन से लड़ने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक इनेट इम्यूनिटी होती है, दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। इनेट इम्यूनिटी तो बेटा बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, और ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। ठीक है, और ये क्या है बेटा, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। ये कैसी इम्यूनिटी है बेटा, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बेटा हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी को। और ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। ठीक है, ये क्या है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, मतलब पर्टिकुलर पैथोजन के ऊपर ये एक्ट करेगी, चाहे इनेट इम्यूनिटी के पास कोई भी पैथोजन आ जाए ये उसी तरीके से सेम तरीके से एक्ट करती है। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी। अगर मैं बात करूं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक है, तो सबसे जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा ये क्या है, ये स्पेसिफिक है। ठीक है, दूसरी मतलब ये एक्ट करती है वाइड रेंज ऑफ पैथोजन। और जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है बेटा जो वैक्सीनेशन में काम आती है दैट इज मेमोरी। और जो फोर्थ है बेटा डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ऑलराइट, ये 4 प्रॉपर्टी है किसकी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। आगे हम बात करते हैं कौन कौन से मतलब बेसिक फैक्टर्स होते हैं बेटा जो कि हमें इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिजिकल फैक्टर की, तो फिजिकल फैक्टर के अंदर हमारी बॉडी की बनावट इस तरीके से बेटा जो कि हमें नेचुरल प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से। जैसे कि स्किन हो गया, हमारी बॉडी के अंदर स्किन प्रेजेंट है जो कि प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ पैथोजन। और दूसरा बेटा म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि ट्रैप कर लेती है पैथोजन को और उसको इमोबिलाइज कर देती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन कहां कहां प्रेजेंट है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। ऑलराइट, ये वाली बात हो गई। दूसरी अगर मैं बात करूं फिजियोलॉजिकल फैक्टर की, तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर बेटा एनवायरमेंट इस तरीके से है, जैसे कि अगर मैं बात करूं जो स्लाइवा है बेटा, टीयर्स है, इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। हमारी जो पीएच है बॉडी की वजाइना की एसिडिक रहती है, यूरिन की एसिडिक है, स्टमक की बेटा एसिडिक है, जो पैथोजन को बेटा किल करने में हेल्प करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होने देती। सेलुलर की अगर मैं बात करूं तो सेलुलर बैरियर के अंदर कौन कौन सी सेल्स आएंगी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जैसे कि नेचुरल किलर सेल। ठीक है, नेचुरल किलर सेल, ऑलराइट, जो एनके सेल है और नेचुरल किलर सेल हो गई जो कि टाइप है बेटा लिम्फोसाइट की। जो मोस्ट जो एक्टिव जो डब्ल्यूबीसी है दैट इज न्यूट्रोफिल, और न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है बेटा वो मल्टीलोब्ड होता है, इसीलिए इसको हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। जो मोनोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, और बेटा जो न्यूट्रोफिल है ये फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया को एनगल्फ करती हैं। लेकिन जो नेचुरल किलर सेल है, ये जो नेचुरल किलर सेल या फिर जो एनके सेल है बेटा, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को किल करती हैं। ठीक है, परफोरिन जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन पोर बना के, ताकि स्वेलिंग होगी, लाइसिस होगी और फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी सेल की। ठीक है, तो सेलुलर बैरियर हो गया। साइटोकाइन के अंदर हम बेटा पढ़ते हैं इंटरफेरोन। साइटोकाइन ये सेल सिग्नल होते हैं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल
सेल है बेटा, ये इंटरफेरोन रिलीज करती है, जो कि नॉर्मल जो सेल को संदेशा भेज देते हैं कि बेटा मैं तो इन्फेक्ट हो गई, आप अपने आप को बचा लो किसी तरीके से। तो जो इन्फेक्टेड जो सेल है वो इंटरफेरोन्स बेटा, ये जो इंटरफेरोन है ना, कौन प्रोड्यूस करता है, ये जो इंटरफेरोन्स है बेटा वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये कौन करती है बेटा, वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, कौन प्रोड्यूस करती है बेटा, वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करती है इंटरफेरोन को, और ये सिग्नल भेजता है नॉर्मल सेल को। नॉर्मल सेल बेटा ऐसे प्रोटीन बनाती है जो कि वायरस के ट्रांसलेशन को रोकती है, एंटीवायरल सब्सटेंसेस बनाती है। और इस तरीके से ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। आगे हम बात करते हैं बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। ठीक है, तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब बेटा एडेप्टिव इम्यूनिटी से है, जो कि हम एक्वायर करते हैं। इसके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर बेटा हम दो टाइप की लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में हम बात करते हैं, बी लिम्फोसाइट के बारे में, और हम बात करते हैं बेटा टी लिम्फोसाइट के बारे में। ठीक है, तो जो बी जो लिम्फोसाइट है बेटा ये प्रोवाइड करती है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। और जो टी लिम्फोसाइट है बेटा ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखो जो एक्चुअली में जो टी लिम्फोसाइट है ना, टी लिम्फोसाइट की बेटा जो हेल्पर टी सेल है ना यही करता जाता है। ठीक है, जो हेल्पर टी सेल नॉर्मल पैथोजन को नहीं पहचान पाती, हमारे पास कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। ऑलराइट, और जैसे कि डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजिक सेल, ये हेल्पर टी सेल को पैथोजन को पहचान के देते हैं कि जी ये पैथोजन आ गया, अब आपको एक्शन लेना है। तो हेल्पर टी सेल क्या करेंगी, अब ये इंफॉर्मेशन भेज देंगी किसके पास, साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास। ठीक है, और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेंगी, अब उस पैथोजन को किल कर देंगी। और यही जो हेल्पर टी सेल है ये बी लिम्फोसाइट को भी बोलेंगी कि बेटा अब आप एक्टिव हो जाओ और अब आपको एंटीबॉडी बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर बेटा हम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टॉपिक दिया हुआ है दैट इज लिम्फोइड ऑर्गन। ऑलराइट, जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन तो बेटा वो होते हैं जहां पर ओरिजिन होता है, मैचुरेशन होता है किसका, लिम्फोसाइट का। और प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर कौन कौन से आते हैं बेटा, बोन मैरो और थाइमस आता है। ठीक है, बोन मैरो क्या है बेटा, बी सेल का, जो बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन और डेवलपमेंट। ठीक है, ये कहां पर होगा, बोन मैरो के अंदर होगा। थाइमस के अंदर बेटा जो टी लिम्फोसाइट है वो बनेंगी कहां पर, बोन मैरो के अंदर। लेकिन थाइमस के अंदर टी लिम्फोसाइट का क्या होने वाला है, मैचुरेशन होता है। सेकेंडरी लिम्फो ऑर्गन क्या है बेटा, ये साइट प्रोवाइड करता है एंटीजन और जो लिम्फोसाइट होते हैं इनकी बेटा इंटरेक्शन की। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, जैसे कि स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, टॉन्सिल हो गया, अपेंडिक्स हो गया। ठीक है, माल्ट हो गया, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, या फिर पेयर पैचेस हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ओरिजिन एंड मैचुरेशन ऑफ अब देखो the human immune system consists of lymphoid organ, tissue cell and soluble molecule like antibodies. This response is carried out by the two special type of cell, B lymphocyte and T lymphocyte. B lymphocyte का origin और B lymphocyte का maturation bone marrow के अंदर, T lymphocyte का origin bone marrow के अंदर लेकिन maturation thymus के अंदर। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर आएगा बोन मैरो और थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर क्या क्या आएगा बेटा, जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, मॉल्ट एंड पेयर पैचेस। एग्जांपल ध्यान रखना, ये प्रोवाइड साइट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट विद एंटीजन व्हिच प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। ये साइट प्रोवाइड करेगी, जैसे कि बेटा जैसे कि लिम्फ से कोई पैथोजन आए तो लिम्फ नोड ने उसको कैप्चर करके रख लिया और वो वेट कर रहा है। ठीक है, अब जो इफेक्टर सेल्स है बेटा अब आएंगी और इन दोनों के बीच में अब युद्ध होगा और इस पैथोजन को यहीं पर मार गिराया जाएगा। ठीक है, तो लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर बेटा आपका इस तरीके से मतलब ये दोनों है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन
ठीक है, ये है बेटा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, स्प्लीन, लिम्फ नोड और माल्ट बेटा ये है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो बोन मैरो के अंदर क्या है बेटा, मेन लिम्फोइड ऑर्गन है वेयर ऑल ब्लड सेल आर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट। थाइमस एक लॉब्ड ऑर्गन है जो नियर हार्ट प्रेजेंट है बिनेथ द ब्रेस्ट बोन, क्वाइट लार्ज होता है बेटा मतलब टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन जैसे जैसे मतलब एज बढ़ती जाती है थाइमस का साइज भी रिड्यूस हो जाता है बेटा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जो बड़े बुजुर्गों के अंदर टाइम के साथ जो इम्यूनिटी है वो क्या होती है बेटा, कम होने लगती है, ठीक है। अब मैं बात करूं स्प्लीन, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, लार्ज बीन शेप्ड है बेटा ऑर्गन है, कंटेन लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइटिक सेल, एक्ट एज filter of blood by trapping blood-borne microorganism, large reservoir of erythrocyte, erythrocyte का भी large reservoir है। lymph node क्या होती है बेटा, small solid structure located at the different points along the lymphatic system, serve to trap the microorganisms which are getting into the lymph and tissue fluid. Antigen trapped in the lymph node are responsible for the activation of lymphocyte present there and cause the immune response। मतलब ये जो पैथोजन है उसको बेटा ट्रैप कर लेते हैं ताकि वहां पे अब एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो सके। मॉल्ट के बारे में आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म के बारे में आपको ध्यान रखना है, दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इज लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट्स लाइक रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। ये बात ध्यान रखना, constitute about 50% of the lymphoid tissue in the body। हमारी lymphoid tissue का मतलब 50% बेटा क्या है, मॉल्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की। देखो जो पहली बार बेटा हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटीजन आया तो हमारी बॉडी उस एंटीजन को पहचानेगी और एक्शन लेना शुरू करेगी, ठीक है। तो बेटा हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब क्या क्या मेन पर्पस है, पहले तो उसको मतलब रिकॉग्नाइज करेगा, रेस्पॉन्स करेगा और फिर रिमेंबर करता है। तो प्राइमरी जो इम्यून रिस्पॉन्स है पहली बार आएगा बेटा, प्राइमरी में कोई भी पैथोजन आया हमारी बॉडी के अंदर क्या करने लगेगा, हमारी बॉडी इसको पहचानेगी कि भाई ये पैथोजन आ गया है। एंटीजन का मतलब क्या है, हमारी बॉडी से एंटी मतलब एंटीबॉडी, जन का मतलब सिंथेसिस, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, चाहे वो पॉलीसैकेराइड भी हो सकता है, वो प्रोटीन भी हो सकता है, वो कोई पॉलन ग्रेन भी हो सकता है, जो हमारी बॉडी से एंटीबॉडी को क्या कराना शुरू करे, मतलब बनाना शुरू करे, ठीक है, बनवाना शुरू करे। अब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा, जब सेम एंटीजन आएगा, सेम एंटीजन एंड सब्सिक्वेंट एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा मेमोरी डेवलप हो गई है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी बी सेल और टी सेल मतलब डेवलप हो गई है। अगर सेम पैथोजन आ गया तो हमारी बॉडी अब उसको पहचानने का अब मतलब वो टाइम नहीं लगाएगी। पहली बार पैथोजन आया, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स ने सोचा समझा फिर एक्ट किया, लेकिन अब उसको ना सोचने समझने की जो तो सीधा एक्ट करेगा, सिर्फ एक बार देख लेगा कि अच्छा ये तो वही पैथोजन है जो हमारी बॉडी के ऊपर एक बार पहले भी अटैक कर चुका है, ठीक है। तो मेमोरी बहुत बढ़िया मतलब बेटा फीचर है किसकी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। अगर मैं एक एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेटा एंटीबॉडी की को रिप्रेजेंट करते हैं हम H2L2 से, दो हैवी चेन होती है, दो लाइट चेन होती है, टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। हैवी चेन बेटा हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड होंगे और मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। हैवी चेन और लाइट चेन आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी है, ठीक है, और दोनों हैवी चेन भी आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ी है। एंटीजन का वो पोर्शन जो एंटीबॉडी से अटैच होता है उसको हम एपिटोप बोलते हैं, और एंटीबॉडी का वो पोर्शन जो एंटीजन से अटैच होता है बेटा उसको हम बोलते हैं पैराटोप। तो अगर मैं एक एंटीबॉडी की मॉलिक्यूल की बात करूं तो एक एंटीबॉडी की मॉलिक्यूल की बात करती हूं बेटा, तो देखो एक एंटीबॉडी के अंदर बेटा ये सिंगल पैराटोप है। एक सिंगल पैराटोप के अंदर एक हैवी चेन और एक लाइट चेन होगी, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन होगी, ठीक है। अगर मैं एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की बात करती हूं तो बेटा यहां पर आपको H2L2 देखने को मिलेगा, यानी कि दो हैवी चेन दो लाइट चेन, यानी कि दो पैराटोप। ये एक पैराटोप हो गया और ये एक पैराटोप हो गया, ठीक है। और बेटा ये वेरिएबल रीजन होता है, ये कांस्टेंट रीजन होता है। वेरिएबल रीजन डिपेंड करेगा कि एंटीजन कौन सा है, उसी के हिसाब से एंटीबॉडी जनरेट होंगी आपकी बॉडी के अंदर। बहुत डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं IgG, ठीक है, IgA, IgM,
IgD एंड IgE, ठीक है। जो IG का मतलब बेटा इम्यूनोग्लोबिन, अगर मैं एंटीबॉडी की बात करूं तो 96% उसके अंदर गामा ग्लोबुलिन होता है और ओनली 3 to 4% उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होता है। गामा ग्लोबुलिन ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसको एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोला जाता है। क्या ये मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं? ठीक है, आपको बताना है वो कौन सी एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, और आपको ये बताना है वो कौन सी एंटीबॉडी है जो कि कोलेस्ट्रम के अंदर प्रेजेंट होती है। ये आपका सवाल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट ही रिस्पॉन्सिबल है बेटा ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। यही सेल सबसे पहले एक्टिवेट होती है। इस रिएक्शन को शुरू तो हेल्पर टी सेल करती हैं, लेकिन जो एक्चुअली में जो काम करती हैं बेटा दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल होती है बेटा, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब बेटा एडेप्टिव इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, यहां पर बॉडी मतलब जो होस्ट है वो खुद ही क्या बनाएगा बेटा, मतलब एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी होस्ट ही बनाएगा। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है बेटा, यहां पर रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर ट्रांसफर की जाएंगी। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स हम देखेंगे। तो देखो नेचुरल का मतलब है नेचुरली अगर बॉडी, नेचुरल अगर कोई इंफेक्शन आ गया है बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी नेचुरली एंटीबॉडी बना रही है, होस्ट खुद ही एंटीबॉडी बना रहा है, दैट इज नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अब आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव का मतलब बॉडी खुद ही बना रही है, आर्टिफिशियल का मतलब यहां पर हमने बॉडी को थोड़ा सा चकमा दिया है, यहां पर हमने बेटा वीक पैथोजन डाल दिया बॉडी के अंदर, बॉडी को लगा कि भाई ये तो असली वाला पैथोजन आ गया, अब हमने एंटीबॉडी बना के रखनी है, और जैसे ही एंटीबॉडी बनेगी और साथ साथ हमारी बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ मेमोरी भी क्रिएट कर लेगी। जब एक्चुअल का पैथोजन आएगा तो एक्चुअली में क्या करेगी, अटैक करेगी, और यही किसके लिए यूज किया जाता है, वैक्सीनेशन के लिए यूज किया जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं नेचुरल का मतलब है नेचुरल, पैसिव का मतलब है बेटा एंटीबॉडी होस्ट तो नहीं बना रहा है। ठीक है, पैसिव का मतलब है कि मतलब नेचुरली ही रेडीमेड जो एंटीबॉडी है बेटा वो ट्रांसफर हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मदर टू फीटस, अब फीटस बेटा खुद एंटीबॉडी नहीं बना रहा, अगर फीटस खुद एक्टिव एंटीबॉडी बना रहा होता तो ये एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट होता। अब नेचुरली ही ट्रांसफर रेडीमेड एंटीबॉडी हो रही है फ्रॉम मदर टू फीटस, तो ये किसका पार्ट है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होती है IgG, और कोलेस्ट्रम के अंदर होती है बेटा IgA। अब आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, फॉर एग्जांपल किसी इंसान को सांप ने काट लिया तो अब वहां पे वेट तो नहीं करेंगे ना, हमारी बॉडी का प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स दे और एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दे, वहां पर तो रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एंटी विनम इंजेक्शन एंड एंटी टेटनस सिरप। ठीक है, तो ये था बेटा एक्टिव के अंदर, याद रखना कि भाई यहाँ पे जो एंटीबॉडी होस्ट खुद बनाता है, यहाँ पर रेडीमेड एंटीबॉडीज ट्रांसफर की जाती हैं। ठीक है, तो ये था आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। अब मैं बात करती हूँ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो इम्यूनाइजेशन बेटा किसके ऊपर एक्ट करता है, मेमोरी के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही पहले वैक्सीनेशन का मतलब क्या है कि भाई एक्टिव जो इम्यूनिटी है ना, मतलब रेडी जो भी वीक या फिर मतलब वीक पैथोजन, ठीक है, वीक अगर पैथोजन बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया, वीक जो पैथोजन है बेटा वो क्या कर दिया, बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया। अब भी बॉडी को मतलब हार्म तो नहीं कर रहा भाई, अगर हार्म कर रहा था तो क्या फायदा होता है ना, हार्म कर रहा था तो कोई फायदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्या किया वैक्सीनेशन के अंदर, यहाँ पर ये जो वीक पैथोजन है बॉडी के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब ये डिजीज तो कॉज नहीं कर सकता, लेकिन हमारी बॉडी एक्टिव हो गई कि भाई पैथोजन आ गया और हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दी। और आपको पता है जब एंटीबॉडी बनाएगा तो बी सेल भी, मेमोरी सेल भी बनेगी, और ये मेमोरी जो
प्रॉपर्टी है बेटा ये स्टोर हो गई है। अब एक्चुअली में जब सेम पैथोजन आएगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको अटैक कर देगी, ज्यादा टाइम नहीं लेगी। ठीक है, तो ये इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का ये क्या है बेटा, पूरा का पूरा मतलब जो मेन काम याद रखो कि जो मेमोरी जो प्रॉपर्टी है बेटा, मेमोरी जो प्रॉपर्टी है ये ही यूज की जाती है वैक्सीनेशन के अंदर, और जो इम्यून रिस्पॉन्स जो हमारी बॉडी फिर क्या करेगी, डेवलप करेगी। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? आज के टाइम पे बेटा रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन भी बहुत चल रही है। ऑलराइट, चलो अब हम बात करते हैं एलर्जेंस पे। ठीक है, एलर्जेंस क्या है बेटा, ये वो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी नॉर्मल मतलब बढ़ चढ़ के किसी भी पैथोजन के टुवर्ड रिस्पॉन्स दे, इजैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एलर्जी बोलते हैं। सब्सटेंस टू विच एग्जैजरेट रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड, एग्जांपल पॉलन ग्रेन्स हो गया, डस्ट हो गया, एनिमल डेंडर। एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती है बेटा एलर्जी के टाइम पे वो होती है आईजीई। ठीक है, क्या होती है बेटा, आईजीई होती है। ऑलराइट, सिम्टम्स क्या क्या होंगे, जैसे स्नीजिंग हो गया, वाटरी आईज हो गया, रनिंग नोज हो गया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो गया। ठीक है, और केमिकल कौन कौन से रिलीज होंगे, हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज होंगे बेटा मास्ट सेल से, जो क्या करेंगे, मतलब वेसो डायलेशन का काम करेंगे। ठीक है, वेसो डायलेशन का काम करेंगे और परमिबिलिटी बढ़ा देंगे टिश्यू फ्लूइड की। डायग्नोसिस बेटा, जब भी पेशेंट एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विद स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस एंड रिएक्शन स्टडी, मतलब थोड़ा सा मतलब जब भी कोई ट्रीटमेंट होता है तो थोड़ा सा पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है स्टडी करने के लिए कि किस तरीके से रेस्पॉन्स होता है। ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा, एंटीहिस्टामिन हो गया, स्टीरॉइड्स हो गया, ऑलराइट, एंड एड्रेनालिन हो गया, जो कि सिम्टम्स को रोकने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखो एलर्जी के टाइम पे क्या होगा भाई, जैसे कि ये एलर्जन है, ठीक है, ये एलर्जन है, जैसे भी हमारी बॉडी के अंदर ये एलर्जन एंटर किया तो कौन सा एंटीबॉडी बनेगी, आईजीई। कौन सी बनेगी बेटा, आईजी। और इनके जो रिसेप्टर है बेटा मास्ट सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और ये मास्ट सेल क्या रिलीज करती हैं, ये मास्ट सेल रिलीज करेंगी सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। ये क्या रिलीज करेंगी बेटा, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। और ये क्या करेंगे, जैसे ही नॉर्मल ब्लड वेसल है बेटा, इस तरीके से ये डायलेशन कॉज कर देंगे, और यहाँ पर बेटा परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि यहाँ पे जो वाटरी जो कंटेंट है बेटा वो इकट्ठा हो जाता है बाहर की तरफ, एंड दैट कॉज इन्फ्लामेशन, वैसो डायलेशन हो जाएगा बेटा। तो एलर्जी के टाइम पे जो मेन जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होगी बेटा, वैसो डायलेशन की वजह से बीपी यहाँ पर कम देखने को मिलता है। ठीक है, बीपी यहां पर देखने को कम मिलता है। ऑलराइट, तो ये पूरी की पूरी कहानी थी किसकी, ये पूरी की पूरी कहानी थी बेटा आपकी एलर्जी की। अब हम बात करते हैं ऑटो इम्यूनिटी की। देखो, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर इनवर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश द फॉरेन मॉलिक्यूल एज वेल एज द फॉरेन ऑर्गेनिज्म। देखो, एडेप्टिव इम्यूनिटी की मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या प्रॉपर्टी थी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। बताया था या नहीं बताया था, क्या बताया था बेटा, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये बताया था मैंने। तो ऑटो इम्यूनिटी के अंदर बेटा ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ऑटो इम्यूनिटी के अंदर ये जो प्रॉपर्टी है बेटा ये क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, जो हमारी बॉडी खुद की बॉडी के अगेंस्ट क्या कर बनाना शुरू कर देती है, हमारी बॉडी खुद की बॉडी के सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, रीजन बेटा जेनेटिक है, अननोन है, बहुत लोग स्ट्रेस भी मानते हैं। एग्जाम्पल हो गया रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ठीक है, और एग्जाम्पल है हैशिमोटोस डिजीज। ठीक है, एक्चुअली में एनसीईआरटी में अभी तक आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, आप इसी को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब है कि बेटा हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी हमारे खिलाफ ही जब काम करना शुरू कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, हमारी बॉडी हमारे अगेंस्ट जब काम करना शुरू कर दे उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होगी बेटा, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे की कहानी होगी हमारी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। और आपको एक और होमवर्क दे रही हूं बेटा, एक दो और एग्जाम्पल मुझे बताओ रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अलावा। ठीक है, एक तो बेटा मैंने जैसे लिख ही दिया था हैशिमोटोस डिजीज, और
मिस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है, ये सारी की सारी ऑटो इम्यून डिजीज हैं। ऑलराइट, तो आपको बताना है एक दो और ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में। ऑलराइट, तो ये है बेटा हमारा थर्ड टॉपिक। सेकंड टॉपिक हमारा खत्म होता है जिसके अंदर हमने इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारा खत्म होता है जिसके अंदर हमने इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया है। अब हम जो टॉपिक करेंगे वो होगा आपका ड्रग अब्यूज, ठीक है। आज के टाइम पे बेटा बहुत ज्यादा कॉमन है, जो शुरू में बच्चे बेटा जो भी एडोलेसेंट एज के जो बच्चे हैं, ये स्टार्टिंग में मतलब देख के कूल बनने के लिए, ठीक है, आजकल जो वर्ड चलता है कि कूल बनने के चक्कर में वो सिगरेट, ड्रग, ये सब अल्कोहल ये शुरू करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता बेटा कि इन सब की आदत कब लग जाती है, ठीक है। इन सब की आदत कब लग जाती है, तो किसी भी इंसान को ये नहीं करना चाहिए, ना कि सिर्फ इस चक्कर में कि चलो ठीक है एक दो बार ट्राई करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। कभी मतलब अगर आपका कोई फ्रेंड कर रहा है तो लेकिन उसको दिखावे के लिए भी आपको नहीं करना है कि चलो ठीक है वो तो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं आज के जनरेशन का मतलब इंसान हूं या नहीं, ठीक है। और इस तरीके से डायलॉग मारते हैं कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम आज के जमाने में नहीं जी रहे हो, कि आजकल ये सब कॉमन है। तो बेटा आज के टाइम पे कूल बनना वही है जो इन सब से चीजों से दूर है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ड्रग अब्यूज की, तो ये सारे के सारे मतलब स्टार्टिंग में किया तो जाता है सिर्फ शो ऑफ के लिए, ठीक है, लेकिन उसकी आदत कब बन जाती है फिर इस चीज का पता नहीं चलता। तो सबसे पहले कुछ ऐसे जो ड्रग है बेटा जो कि मतलब अब्यूज का मतलब है, कुछ जो ड्रग है बेटा इनका एक्चुअली में यूज है, जैसे कि कोई ड्रग है वो पेन किलर के लिए यूज की जाती है, कोई जो सेडेटिव की तरह डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है, लेकिन मतलब जानबूझ के अगर इसका मतलब यूज करना फिर ठीक है, मतलब खुशी लेने के लिए, फॉल्स कॉन्फिडेंस लेने के लिए, तो इसको हम ड्रग अब्यूज के बोलते हैं, इसको हम ड्रग अब्यूज बोलते हैं। तो जो ड्रग है बेटा ओपियोइड जो ड्रग है बेटा, इसके जो रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, और इसका सोर्स क्या है बेटा, लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट, कौन सा, दैट इज पेपरवर सोमनिफेरम, ठीक है। किस तरीके से लिया जा सकता है, स्नॉट भी किया जा सकता है, इंजेक्शन भी लिया जा सकता है, एग्जांपल मॉर्फिन एंड हीरोइन को कॉमनली स्मैक भी बोलते हैं और डाईएसिटाइल मॉर्फिन भी बोला जाता है। तो मॉर्फिन बेटा सेडेटिव की तरह यूज की जाती है, पेन किलर की तरह यूज की जाती है और यूजफुल इन पेशेंट दैट अंडरगो सर्जरी। लेकिन हीरोइन और स्मैक की अगर मैं बात करूं तो ये भी डिप्रेसेंट है, बॉडी के फंक्शन को स्लो करती है, ऑर्डरलेस व्हाइट बीटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। सेकंड जो ड्रग आती है दैट इज कैनाबिनॉइड बेटा इसके जो रिसेप्टर है मेनली ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये किस तरीके से मतलब जैसे कि आप ये भांग का जो प्लांट है मोस्ट मतलब इजीली अवेलेबल है, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो इनफ्लोरेसेंस फ्लावर टॉप लीव्स रेजिन्स ऑफ कैनाबिस प्लांट दैट इज कैनाबिस साइवा से मतलब ऑब्टेन किया जाता है। इनहेल भी कर सकते हैं, च्यूब भी कर सकते हैं, ऑरल इंजेक्शन भी इसका कर सकते हैं। क्या क्या एग्जांपल, जैसे चरस, हशीश, गांजा, मैरिजुआना। ऑलराइट, और इफेक्ट क्या है, इफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर इफेक्ट है बेटा, और आज के टाइम पे इन्हीं ड्रग्स को सबसे ज्यादा जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो क्या करते हैं, अब्यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टिमुलेंट की, जो स्टिमुलेंट का मतलब बेटा ये सारी की सारी जो ड्रग्स थी, ठीक है, ओपियोइड और कैनाबिनॉइड हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं स्टिमुलेंट की। स्टिमुलेंट जो हमारी बॉडी के अंदर एक फॉल्स मतलब हमारी जो बॉडी को क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है बेटा, एकदम स्टिमुलेट कर देता है, एक्टिव कर देता है, जिससे कि यूफोरिया फीलिंग होती है, आती है। तो इसके जो अगर मैं बात करूं कोका प्लांट, ठीक है, कोका प्लांट एर्थ्रोजाइलम कोका नेटिव प्लांट ऑफ साउथ अमेरिका से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। और एग्जांपल जैसे कि कोकेन हो गया या फिर कोका एल्कलॉइड, कॉमनली इसको बेटा कॉक या फिर क्रैक बोलते हैं। स्नोट किया जाता है, ठीक है। इंटरफेरेंस, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो कोकेन है बेटा ये इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ आवर डोपामिन, ठीक है। पोटेंट स्टिमुलेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, और अगर इसका एक्सेसिव यूज किया जाए तो बेटा इट कैन ऑल्सो कॉज हेल्यूसिनेशन, ठीक है। और दूसरी जैसे जो कॉज हेल्यूसिनेशन जो कॉज करते हैं, भ्रम जो पैदा करते हैं, वो एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा, ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। ऑलराइट, और कुछ ऐसे और ड्रग्स हैं जो कि बेटा जैसे कि बार्बिट्यूरेट्स हो गया, बेंजोडाइजापिन हो गया एंड जो एम्फेटामिन है, ये पेशेंट को हेल्प करते हैं टू कॉप डिप्रेशन। इनसोम्निया का मतलब है बेटा नींद ना आना, ठीक है।
ऑलराइट, तो ये सारी की सारी कहानी है आपके सामने। पूरे के पूरे जो ड्रग है बेटा टेबल की फॉर्म में आ चुके हैं, क्या सोर्स है, किस तरीके से इनटेक किया जाता है, क्या एग्जाम्पल है और क्या एक्शन है, कहां पर ये एक्शन किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब ये ड्रग है बेटा ये क्यों मतलब यूज किए जाते हैं, मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, एग्रेसिवनेस बनाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और कॉमनली जो अब्यूज ड्रग हैं जैसे कि नार्कोटिक, डायूरेटिक, एनाबोलिक स्टीरॉइड्स और कुछ ऐसे हार्मोन्स भी हैं। कॉमन इफेक्ट क्या है, जैसे कि एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, यूफोरिया की कंडीशन आती है, फॉल्स कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और डिप्रेशन जैसे मतलब यहाँ पर मतलब इनकी जो फॉल्स कॉन्फिडेंस, यूफोरिया फील करने के लिए लोग करते हैं, डिप्रेशन, मूड स्विंग, और इंसान एडिक्ट हो जाता है। देखो स्टार्टिंग है, सपोज अगर किसी ने कोई ड्रग यूज की और उसको कॉन्फिडेंस, यूफोरिया जैसी फीलिंग है, सपोज 0.01 mg यूज करने पे, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम उसका 0.0 mg से काम नहीं बनेगा, उसको अपनी डोज बढ़ानी ही पड़ेगी। तो जैसे 0.05 किया, 0.07, 0. मतलब इस तरीके से फिर 0.5 ग्राम पे आ गया, फिर 1 ग्राम पे आ गया। ऑलराइट, तो मेरी कहने का मतलब ये है कि अमाउंट पे मत जाना, जो मैंने अभी बोला, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर टाइम पहले स्टार्टिंग में जो आप अमाउंट ले रहे हो, अब यही कंडीशन फील करने के लिए आपको उस ड्रग की अमाउंट को बढ़ानी पड़ेगी, और इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे तो आगे चल के इसका एडिक्शन कब हो जाता है तो पता नहीं चलता है। ठीक है, एडिक्शन कब हो जाता है तो पता नहीं चलता है। ऑलराइट, तो साइड इफेक्ट्स मेल के अंदर और फीमेल के अंदर बेटा, जैसे मेल के अंदर इनके साइड इफेक्ट ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा, स्पर्म प्रोडक्शन कम होना, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिस, और एक्ने, प्रीमैच्योर बाल्डनेस, ये सारे के सारे मेल के अंदर साइड इफेक्ट है। फीमेल के अंदर मैस्कुलिन कैरेक्टर आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे मेनली मतलब इफेक्ट पड़ना, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड बॉडी एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस। ठीक है, और मतलब ये सारे के सारे परमानेंट भी हो सकते हैं अगर उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हुआ तो। अब मैं बात करती हूँ कि इसकी टोबैको एंड स्मोक पेव्स द वे ऑफ हार्ड ड्रग्स। अब मैं टोबैको की बात करती हूँ, इसको स्मोक, चिव और स्नफ भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो केमिकल जो प्रेजेंट होता है बेटा, दैट इज निकोटीन एंड एल्कलॉइड। एक्शन क्या है, एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज द एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, अब इनका इफेक्ट क्या होगा बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा, और आपको पता है अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गई है तो ऑक्सीजन की जो एफिशिएंसी है वो बाइंड होने की कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा अच्छी तरीके से हीमोग्लोबिन से 200 टाइम्स ज्यादा अच्छी तरीके से बाइंड करती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सर्कुलेटरी सिस्टम पे बेटा हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। डिजीज क्या क्या आ सकते हैं, ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, ओरल कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर और यूरिनरी ब्लैडर कैंसर तक इसके हो सकते हैं। टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर मोर देन 400 इयर्स। पैकेट ऑफ सिगरेट वार्न्स अगेंस्ट स्मोकिंग। लेकिन अब जब आपने सिगरेट के पैकेट के ऊपर तो जरूर लिखा होगा कि इससे कैंसर होने के चांसेस हैं, लेकिन तब भी लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, तो एडोलेसेंस और ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के अंदर बेटा ये सारी की सारी जो लास्ट का जो पैराग्राफ है बेटा, इसके अंदर ये वाली बात दी गई है कि स्टार्टिंग के अंदर ये जो चीज है बेटा ये की जाती है इसीलिए पीयर प्रेशर के चक्कर में, दूसरे लोगों को दिखावे के चक्कर में, खुद कूल बनने के चक्कर में, और स्टार्टिंग में ट्रायल बेसिस के चक्कर में चीजें की जाती हैं। लेकिन कैसे इनकी आदत पड़ जाती है उस इंडिविजुअल तक को नहीं पता होता। और अगर कोई इंसान इसके अंदर मतलब आप किसी की भी स्टोरी अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको मतलब न्यूज पे मिल जाएगा, टीवी चैनल्स पे मिल जाएगा कि किस तरीके से लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई है। ठीक है, लोगों ने क्या क्या अचीव नहीं कर लिया, लेकिन वो फिर इस नशे में अगर आ गए हैं तो उनका पूरा का पूरा करियर फिर से मतलब जीरो ट्रैक पे आ चुका है। ठीक है, फिर उससे उन्होंने जीरो ट्रैक पे जीरो से शुरू किया है। तो अगर आप ये समझो अगर कोई भी अगर किसी पर्सन अगर अपनी लाइफ में अगर इसकी चपेट में आ गया है और उसको 2-3 साल 3 से 4 साल लग गए हैं अगर उस सिचुएशन से बाहर आने में, तो इसका मतलब पूरा जो मेन जो एनर्जी तो आपकी इसी पीरियड में रहती है, 20 to 30 ईयर में आपकी मेन एनर्जी रहती है। यही साल आपके डिफाइन करते हैं कि आगे जाने वाले फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा, किस तरीके से आप अपनी जिंदगी चलाएंगे। लेकिन अब इसी पीरियड के अगर आप 3-4 साल अगर इस
बुरी आदतों में फंस के अगर रह जाएंगे तो फिर आगे कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर एक बार शुरू की कर देते हैं तो जो विड्रॉवल सिम्टम्स हैं बेटा वो भी बहुत खतरनाक होते हैं, जैसे कि एंजाइटी, नोजिया, हाथ का मतलब शेकिनेस, स्वेटिंग। ठीक है, और मतलब इस तरीके से मतलब आसान भी नहीं होता है इस टाइम पे बेटा। प्रिवेंशन है बेटर देन क्योर। ठीक है, अच्छा है शुरू ही ना करें, जो कर रहा है बेटा उसको भी मतलब मोटिवेट करें, अपने पेरेंट्स से सारी की सारी गाइड लें। ठीक है, गाइडेंस ले, बड़े बहन भाई से जिक्र करें। ठीक है, अगर ऐसा इंसान है जो इस सिचुएशन के अंदर अगर फंस गया है तो। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी कहानी बेटा। इसके अंदर बेटा हमने पूरी की हमने 3 चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस की है, डिजीज इम्यूनिटी एंड ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है बेटा? आपका होमवर्क यही है कि आपको एक तो वर्ल्ड एड्स डे बताना है कब है, वर्ल्ड कैंसर डे आपको बताना है कब है। ठीक है, वेक्टर ऑफ प्लेग आपको बताना है। ठीक है, और आपको सेडेटिव ड्रग के बारे में आप बताओ। और लास्ट जो होमवर्क है बेटा वो ये है कि जो ऐसे ड्रग के बारे में बताओ जो कि पेन किलर की तरह यूज होती है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और मैं आपके बेटा कमेंट जरूर से जरूर पढ़ती हूँ। और ये आपका चैप्टर यहाँ पर होता है एंड आई होप मैंने ये चैप्टर आपके लिए आसान किया है। आपकी जो मैक्सिमम जो चीजें हैं बेटा, ठीक है, मैंने आपको आसान तरीके से टैबुलर फॉर्म में मैंने कराने की कोशिश की है। रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।